ओके सो हेलो पीपल, एक और नया वीडियो, एक और दिन। जैसे कि आप मेरा नाम जानते ही होंगे, मेरा नाम अभिषेक शाह है और वाइट बोर्ड से आप देख सकते हो। तो मैं इसमें आप आज जो टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूँ वो हेडलाइन देख रहे हो, वो हेडलाइन नहीं, वो उसी के ऊपर टॉपिक है आज का वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा लगे तो अच्छा पूरा देखना इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकता है बहुत लोगों को जिनको शायद थोड़ा बहुत दिक्कत होता है अकाउंट्स का ये चैप्टर को समझने में। और आज जो चैप्टर के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो पढ़ाने वाला हूँ मैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और मैं इसको बोरिंग भी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। I will try my best so that you all could actually understand it. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। या सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक ये है पूरा एक्चुअल में हेडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर में जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में है इनकम स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 3 है। तो सिलेबस आपको पता होगा शायद, सिलेबस में आपको तो पीडीएफ में मिल ही जाएगा। तो सिलेबस में आपको सब कुछ जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है वो आपको दिख जाएगा। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सीधा चैप्टर पर चलते हैं। तो हम लोग चैप्टर जो आज मैं पढ़ाऊँगा वो एक्चुअल में वो है इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में, जो रिस्क जो होता है बेसिकली। इस बारे में मैं बोल रहा था कि रिस्क क्या होता है। फाइनेंशियल में रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि मैनेज करना पड़ता है, जो कि फाइनेंस को लेकर रिलेटेड रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही चीज़ के बारे में आज मैं पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर अगर आप स्किप कर दोगे वीडियो तो फिर इसलिए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। और चलो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस बिल्कुल पता होगा आपको, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 इनकम स्टेटमेंट है। एंड फाइनेंशियल रिस्क है। इसका थोड़ा और रिलेवेंट से नाम दिया होगा आपको सिलेबस का, जो पीडीएफ उसमें मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में टॉपिक क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिस्क हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, फर्स्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट से स्टार्टिंग करते हैं। तो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट समझने के लिए आपको उसका अंदर में बहुत सारा फैक्टर्स को जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फैक्टर को जब तक आप नहीं समझोगे ना तो फिर आप इनकम स्टेटमेंट को समझ में नहीं आएगा आपको कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसके अंदर से इनकम स्टेटमेंट डिराइव होता है, जो कि एक्चुअल में बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस फैक्टर जो समझना। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ज़रूर से देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट, खर्चा, एक्सपेंसेस, ये क्या होता है। जैसे कि हम लोग का डेली लाइफ में एक्सपेंसेस होता है, हम लोग को कुछ खरीदना होता है, हम लोग खाने का पीने का एक्सपेंसेस होता है, रहने घर का एक्सपेंसेस होता है, कपड़ा खरीदने का, कुछ भी ऐसा कुछ भी एक्सपेंसेस जो आप करते हो करना ही पड़ता है सर। आपको लिविंग करना है, आपको जीना है तो आपको एक्सपेंसेस करना ही पड़ेगा, आपको इनकम भी करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। जो आपने इनकम किया आपको एक्सपेंडिचर में भी खर्च करना पड़ेगा सर। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है वही चीज़ कि आप इनकम जो ऑर्गेनाइजेशन करता है उसका पीछे उसको भी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। उसका सैलरीज हो गया, स्टाफ का सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, डिप्रिसिएशन चार्ज करना हो गया, और बहुत तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल दैट सब कुछ, जो कि आपको एक कॉस्ट शीट में मिल जाएगा पर्टिकुलरली। तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या क्या एक्सपेंडिचर होता है उसमें। तो हम उस पर नहीं जा रहे, हम बस आपको पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअल में कॉस्ट होता है और कॉस्ट क्या कैसा होता है, उसके उसी के बेसिस पे एक्चुअल में इनकम स्टेटमेंट डिराइव होगा। इनकम स्टेटमेंट को डिराइव करने के लिए हमको पहले उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है, कितना तरीके का होता है, क्या, तब जाकर हम लोग को वी कैन एक्चुअली डिराइव दैट व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट। यस, सो वी कैन स्टार्ट विद लाइक कॉस्ट। तो ये दो तरीके का होता है। अगर आप देखो ध्यान से तो दो तरीके का कॉस्ट होता है। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, ये बहुत बेसिक चीज़ है, शायद आप 11-12 में पढ़े लिए होंगे, तो क्या इसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। और एक फिक्स कॉस्ट होता है।
सॉरी, खैर गलत हो रहा है मेरे साथ, एक मिनट प्लीज, मिस्टेक हो गया शायद। कॉस्ट स्ट्रक्चर में हम जो बता रहे थे वो एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होता है, बट जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो जो कि इस चीज में इंपॉर्टेंट है वो है एक ऑपरेटिंग कॉस्ट। और एक होता है फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट ये दो चीज में डिवाइड होता है एक्चुअल में। मतलब हम जो बता रहे वाले इसमें जो इनकम स्टेटमेंट होता है जिसमें डिराइव किया जाता है, ये दो चीज में डिवाइड होता है बेसिकली। और इस ऑपरेटिंग कॉस्ट के भीतर में दो तरीके का कॉस्ट होता है। वो होता है पर्टिकुलरली वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट तो अलग हो जाता है ना। पर्टिकुलरली ये चीज़ क्या है ना, हम जो आपको अभी जस्ट पहले बोले कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होता है, वह होता है एक्चुअल में, पर वो एक्चुअली ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। तो इसलिए मैंने उस चीज़ का मिक्सअप कर दिया था, इसी कारण मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट का पार्ट है। तो इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है पहले वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक होता है फिक्स्ड। तो ये दो तरीके का पार्ट हो गया। और इसमें जो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल आपको पता ही होगा, रॉ मटेरियल खर्चा जैसे आता है, या रॉ मटेरियल का कॉस्ट में जो आता है वो सब आता है। रॉ मटेरियल हो गया एग्जांपल का कॉस्ट, और फिक्स में आ गया आपका एग्जांपल में रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, स्टाफ का सैलरीज हो गया, और बहुत तरीके का एक्सपेंसेस आ जाता है। और फाइनेंशियल कॉस्ट का एग्जांपल्स में ले लेते हैं इंटरेस्ट हो गया ऑन डिबेंचर्स। आप जो डिबेंचर्स लेते हो इसको, जो कि आप डेट कैपिटल कहते हैं हम लोग, जिससे इसका बेसिस पर हम लोग लोन, ऐसे ही लोन कैपिटल ही होता है उस तरीके का। इसमें आपको बोरो करना पड़ता है आपको, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसको आपको रिटर्न करना पड़ता है। इसमें आपको बायबैक करके उसको रिटर्न करना पड़ता है। तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है हर साल, क्योंकि वो एक्चुअल में किसी और का पैसा है ना, तो आपको पैसा है नहीं। तो आपको इसके जैसे डिबेंचर हो गया, लोन हो गया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट हो गया, और भी तरीके का पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट हो गया। तो और भी इस तरीके का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप समझ सकते हो कि क्या है आपका फाइनेंशियल कॉस्ट में। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अब जो है हम लोग का एग्जांपल में क्या है, सेल्स। इसको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि क्या होता है। देखो, ये हो गया कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, इसका वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये आपको समझ में आ गया। अब जो लोग है वो एग्जांपल में आ जाता है, डिराइव करते हैं हम लोग उस एग्जांपल में। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग समझ में आएगा कि फिक्स कॉस्ट कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। एग्जांपल में क्या है, जैसे कि आप पकड़ लो सेल्स का वैल्यू पकड़ लो, कोई भी सेल का वैल्यू पकड़ लो, कितना यूनिट्स हो गया, 1000 यूनिट्स हो गया। लेट्स टेक एग्जांपल, 1000 यूनिट सेल का वैल्यू हो गया, और हो गया वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पकड़ लो। अब इसमें 500 पकड़ लो, या 5500, ओके, वेरीफाई वेरिएबल कॉस्ट है, ओके। तो ये हो गया आपका प्राइस। इसको पकड़ लो ऐसे। अब आपको एग्जांपल देकर दिखा रहे हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। 5000 ये हो गया एक जस्ट एग्जांपल। अगर मान लो अगर हम सेल्स को इंक्रीज कर देते हैं, तो लेट्स से 1500 यूनिट्स, तो इसमें हम लोग इंक्रीज कर दिए इसको। तो अब इस 1500 यूनिट्स में कितना का वैल्यू हो गया, ये चीज़ हम लोग को समझना है। मतलब बड़े हम लोग जो बता रहे हैं आपको बहुत पहले समझ में आ गया, 11 में आप किए होंगे, तो वही मैं उसको दोबारा फिर से कर रहा हूँ, आपको शायद समझ इजली समझ में आ जाएगा, फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर अगर आप 1500 यूनिट्स है, तो क्या अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा,
पर यूनिट का निकल जाएगा। अब उस पर यूनिट को आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पूरा इस पर्टिकुलर 1500 यूनिट्स का निकल जाएगा, ईजिली आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आप बहुत बार किए होंगे, आप ये सब बेसिक है सर। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर करोगे तो कितना आएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट्स, ये हो गया आपका 5 पर यूनिट, ये हो गया 5 पर यूनिट हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई करोगे 500 यूनिट्स तो कितना निकलेगा, तो 5000 इसका, तो फिर हम लोग को निकल जाएगा कि एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितना है। तो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, $7,500। यही एक्चुअल में दिखाने का तरीका है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। अब इसको आप 2000 यूनिट्स को बढ़ा सकते हो, 500 यूनिट्स बढ़ा सकते हो, तो उसके यहाँ से कितना कितना करके इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ये हम लोग को बेसिक है कि सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना लगता है। तो अगर आप सेल्स को बढ़ा देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लग सकेगा, 7,500 लग जाएगा। और अगर सेल्स को इंक्रीज कर देते वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना वो पर यूनिट फिक्स रहता है। अब जैसे अगर इसको मान लो और बढ़ा दोगे ना तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर 5 रुपीज़ का ही 5 रुपीज़ ही रहेगा, बट एज अ होल टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो चेंज होता है। ऐसा ये बहुत पहले हम लोग 11 में पढ़े थे, तो इसके बारे में शायद आपको पता होगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होता है, और जैसे कि आप इंक्रीज करते रहते हो पर्टिकुलर अमाउंट के साथ वो चेंज होता रहता है। और वही चीज़ उल्टा होता है फिक्स कॉस्ट में, जिसमें पर यूनिट तो होता है वो वेरी करता रहता है, बट एज अ होल फिक्स जो टोटल वेरिएबल फिक्स कॉस्ट पकड़ोगे तो वो फिक्स रहता है हमेशा। तो अगर फिक्स कॉस्ट पकड़ोगे तो उसमें भी वो फिक्स हो जाता है। और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आपका हाफ वेरिएबल होता है और हाफ फिक्स होता है। तो हम लोग सेमी वेरिएबल नहीं जा रहे हैं, हम लोग फिक्स कॉस्ट पे जा रहे हैं। फिक्स कॉस्ट जो हम लोग का बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है, जो कि उसके बाद हम बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ये हो गया आपका फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अभी एक और तरीका है इसको निकालने का। ये तो हम लोग एक फर्स्ट एक तरीका हो गया। अब एक और तरीका है, सेकंड तरीका होगा, देखोगे तो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। Say like VC is 50% of सेल्स का अमाउंट देख लो 1000, तो VC कितना हो जाएगा, 500 होगा। तो वही चीज यहाँ पर और आगे भी जाएगा कि अगर VC अगर 50% ऑफ सेल्स हो गया तो ऑटोमेटिकली VC 500 हो गया। अभी आप इसको कोई अगर मान लो आपको एक ऐसा सम दे दिया जिसमें आपको सेल्स दे दिया 1000 और वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 500, तो उस समय आप क्या करोगे, आप क्या देखोगे, आपको क्या पता चल रहा है कि VC जो है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 50% ऑफ सेल्स है। सेल्स का जितना अमाउंट है उसका 50% ऑफ वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये चीज़ आपको पता चल पाएगा। अब उसके बाद आपको और 2-3 और वैल्यू दे दिया, सेल्स अगर बढ़ा देंगे हम लोग तो मान लो अगर सेल्स 8000 कर दिया, 10,000 कर दिया, 15,000, 20,000, 30,000, जैसे कि आप बढ़ा सकोगे, या वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दोगे आप 15,000, 500 से और बढ़ा दोगे, मतलब बेसिकली ऐसा करके हिसाब कर लगाएगा हम लोग कि 60%, 70%, 30% हिसाब से करके आप यू कैन इजीली फाइंड इट आउट कि एक्चुअल में कितना अमाउंट है। या वेरिएबल कॉस्ट एज अ होल चेंज होता है। जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, सेल्स अगर सेम रहेगा वेरिएबल कॉस्ट भी सेम हो जाए। अब सेल्स का भैया 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट 5500, सेल्स अगर 2000 हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा एक ही रहेगा। इतना बात हमेशा याद रखना। अब इसको डिवाइड कर 5 कर तो कर सकते हो, 1000 को 2 कर दो, ये क्या हो गया, पर यूनिट का आ गया। सेल्स को इंक्रीज कर दो to 1500, तो ये क्या आएगा, 3000 आएगा। तो इसी का अभी मैंने आपको बताया, तो 1500 कितना पर 2 रुपीज़ आया। तो वेरिएबल कॉस्ट सब चेंज नहीं हो रहा है, पर यूनिट सब चेंज तो हो नहीं है, टोटल अमाउंट चेंज हो रहा है। बस यही चीज़ यहाँ पर पता करना है सर। अभी आप कोई भी चीज़ में जाओगे तो भी आप मान लें आपको ये जैसे दे दिया है यहाँ पर 1000 सेल्स दे दिया है और वेरिएबल कॉस्ट 500 दे दिया, ठीक है, 50% के हिसाब से हो गया।
अभी आपको बोलेगा कि सेल्स हो गया 2000, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? वही करोगे कि नहीं करोगे? कि इट इज एक्चुअली एन इंडिकेशन कि सर वेरिएबल कॉस्ट 50% ही होगा। आप क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट क्या करोगे? देखोगे कि अगर आपका सेल्स 1000 रुपया है और वेरिएबल कॉस्ट 500 है, तो उसका मतलब वही बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ सेल्स। और अगर इसके बाद कोई भी वैल्यू देता है तो उसका मतलब क्या होगा? वो वेरिएबल कॉस्ट 50% नहीं होगा। मतलब बेसिकली एक तरीके का बताने का चेष्टा किया जा रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आल्सो। कि अगर हम लोगों को पूछा जाए कि क्वेश्चन में कभी कि चलो आप बताओ यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स है 1000, वेरिएबल कॉस्ट है 500, तो ये क्या है? ये हो गया 50% ऑफ सेल्स, होगा ना? तो आपको एक और क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड वेरिएबल कॉस्ट इफ सेल्स इज 2000, सेल्स इज 3000, 10000, 20000, तो उस समय क्या करोगे आप? उस समय देखो कि ओ इसमें अगर 50% के हिसाब से किया हुआ है तो इट मस्ट बी दैट कि हर एक चीज़ में जितना भी अमाउंट देगा उसमें 50% के हिसाब से ही होगा, वो ऑप्शन नहीं होगा। तो 50% दिखाने के लिए हम लोग को बता दिया कि आप कितना होगा एक्चुअल में। ये तो हम लोग की एक्चुअल में यही हो गया, बट एक्चुअल में अगर रियल देखोगे तो आपको ये अलग ही हो जाएगा सर, ये अलग से दिखाएगा आपको। क्योंकि मान लो इफ सेल्स, अगर ये सेल्स हो गया 2000 बढ़ गया, सेल्स 2000 बढ़ गया, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? एज लाइक 50% ऑफ सेल्स इतना है तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो ऐसे करके वी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इट, वी कैन आल्सो एक्सप्रेस इट कि वेरिएबल कॉस्ट कैन आल्सो बी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है सर, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो होता है, फिक्स्ड एफसी जो होता है पर यूनिट इज फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, सॉरी वेरिएबल। पर यूनिट इज फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट जो होता है वेरिएबल होता है, और एज अ होल जो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है फिक्स्ड। ये होता है पर यूनिट वेरिएबल होता है और एज अ होल फिक्स्ड रहता है। जैसे कि आप देखोगे रेंट पर यूनिट हमेशा वो फिक्स रहेगा, प्रत्येक महीना वो फिक्स रहेगा, बट उसमें आप कम करोगे। मान लो आप कोई रेंट बढ़ा लेते हो 10,000 रुपये दे देगा, उसमें एक बच्चा पढ़ाता तो भी 10,000 देना पड़ेगा, 10 बच्चा पढ़ाओगे तो कितना 10,000 देना पड़ेगा। बट आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना कम गया, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना कम गया, 100 रुपये करके पर यूनिट हो गया हर बच्चा का। और बढ़ेगा तो और कम जाएगा, और बढ़ेगा तो और कम जाएगा। बट क्या वेरिएबल कॉस्ट में एक चीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट में बढ़ने से क्या होता है वो बढ़ जाता है, बट पर यूनिट क्या होता है वो फिक्स रहता है। उसी तरीके से फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वही चीज़ होता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो होता है वो वेरिएबल वेरी करता रहता है। मतलब क्या होता है बेसिकली बढ़ने पर कम से जाता, बट ऐसे पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बता रहे हैं हम, वो कम से जाता है। बट अगर जैसे कि आप टोटल बोलोगे तो वो फिक्स रहता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये फर्स्ट पार्ट हो गया अभी इस चैप्टर का कि जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, हाउ कैन वी एक्सप्रेस इट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट। क्योंकि ये एग्जाम में दे देगा आपको कि कभी कभार कि सेल्स इतना है तो वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ द सेल्स। बहुत सेमेस्टर 5 में क्यों हो गया सर, सेमेस्टर 5 में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा, इसमें आपको बहुत पूछा गया होगा, सेमेस्टर 4 में आया होगा ऐसा क्वेश्चन, तो कि सेल्स इतना है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारा ये रेशियो परसेंटेज आता रहता है ऐसे। तो उसी को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने आपको ये समझाया कि इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे कि आप पर यूनिट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर ही रहे हो, बट इफ लाइक अगर ऐसे दे देता है और आपको बोल देगा कि अलग से फाइंड आउट करो, तो वी कैन आल्सो पर यूनिट के हिसाब से कर सकते हो सर। देखो हमें आप करके दिखाया सर, मैं आपको करके दिखाया सर, दिखाया कि नहीं दिखाया। 3,000 का सेल्स हो गया तो मतलब बेसिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। दो तरीके का हो गया ये चीज़, एक हो गया पर यूनिट के हिसाब से कर सकते हो और एक होता है पर एक्सप्रेस जाता है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल मिस आउट मत करना। और आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाद जो होगा, अब जो होगा ये मेन टॉपिक में आएगा हम लोग इनकम स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या होता है। I hope कि we can I could actually able to understand, make you understand कि what is variable cost, what is fixed cost। variable cost दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक होता है नॉर्मल वेरिएबल के हिसाब से, एक होता है 50%, 40%, वो आपको दे देगा।
आपको यह दे देगा, आपको ऐसे वैल्यू दे देगा, 2 तरह वैल्यू दे देगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और यू कैन इजीली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट। तो यस यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो आता है ना सर, वो है एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट, जो कि मैं आपको बताऊंगा बहुत बड़ा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप देखना प्लीज़। मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में बता दिया कि कैसे एक्सप्रेस करते हो, क्या करते हो, किस तरीके से पर यूनिट अफेयर और फिक्स्ड एज अ होल जो होता है वो कंसिडर किया जाता है। और या परसेंटेज वाला मैंने जब बोला ना, परसेंटेज वाला में उसमें यूनिट नहीं दिया जाता, उसमें दोनों अमाउंट ही होता है। तो आप इजीली समझ में आ सकते हैं कि एक्चुअली दोनों अमाउंट दिया हुआ, तो फिर आपको समझ में आएगा कि वो परसेंटेज में ही एक्सप्रेस होगा, वो किसी और में एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता। तो या चलो इनकम स्टेटमेंट के बारे में शुरू करते हैं। तो एक्चुअली अब हम लोग जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सेल्स। सेल्स आप लेस करोगे तो लेस वेरिएबल कॉस्ट। we get the contribution। उसके बाद और लेस करोगे तो आपको पता है, सॉरी, with the fixed cost। Then we get the amount with the earning before interest and tax। ये मेन चीज़ है सर। हम लोगों ने ये बता दिया कि एक्चुअल में ऐसे कैसे किया जाता है। ये बहुत कॉमन है, बहुत बार आपने देखा होगा कि कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स फाइंड आउट होता है, कैसे करके हम लोग जो कॉस्ट शीट बनाते हैं उसमें कैसे निकालते हैं। तो वो सब वो इसी तरीके से ही होता है बेसिकली। बहुत सारा पोर्शन अगर देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरीज होता है, अलग अलग वेज एंड मीन्स होता है फाइंड आउट करने का। तो या ये हो गया इनकम स्टेटमेंट। एक्चुअल में ये इनकम स्टेटमेंट यही है। ये हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं EBIT। ये EBIT है, इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं EBIT। और इसके बाद जो होगा लेस, वो एक्चुअल में आता है इंटरेस्ट, जो कि हम लोग का फिक्स कॉस्ट में आता है। फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहते हैं जिसे हम लोग। ये हो गया ऑपरेटिंग का खर्चा। ध्यान से देखिए सर, ये हो गया ऑपरेटिंग का खर्चा है पूरा। ऑपरेटिंग में जो फिक्स कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट, मैंने आपको जस्ट पहले मैंने पढ़ाया था अभी जस्ट, तो वो चीज़ हो गया इसमें। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो आएगा अब होगा वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर में आएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स, और फिर आ गया अब टैक्स लेस होगा इसमें से। इसको एक और नाम से कह सकते हैं, ये बेसिकली प्रॉफिट जो हम लोग को कहते हैं, इनकम जिसे कहते हैं ना, वो भी हम लोग इसे कह सकते हैं। इस इनकम से आप लेस कर सकते हो, इससे वी कैन आल्सो वी कॉल इट एज इनकम।
before interest and tax, as an income before interest, we can also be called as an income before interest and tax. इसमें अभी तक इंटरेस्ट लेस नहीं हुआ है, टैक्स पेमेंट करने का है, उसके बाद डिविडेंड देने का है, तब जाकर आपको जो आएगा वो जो बचा कुचा जो बच्चे का पैसा वो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, जो कि एक्चुअल में ओनर्स होते हैं. तो या दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. अब यहाँ पर टैक्स लेस करेंगे, कोई परसेंटेज से जो भी होगा वो यहाँ पर लेस हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर जो आएगा वो आपका आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स नहीं आएगा. ये हो गया इंटरेस्ट, टैक्स लेस हो गया. अब आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स. बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स आ जाएगा. अब इसे एक और चीज लेस होगा, वो होगा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जैसे कहते हैं हम लोग, उसको प्रेफरेंस लिए हम लोग डिविडेंड पेमेंट करते हैं, वो उसका लेस होगा यहाँ पर. अब जो ये जो अमाउंट यहाँ पर आएगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग प्रॉफिट. प्रॉफिट्स, और ये कह सकते हैं हम लोग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन. इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन और डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. फॉर इक्विटी प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो बचा कुचा रहता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है. ये जो अमाउंट हो गया इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा. अब यहाँ से हम लोग एक और चीज फाइंड कर सकते हैं, वो है अर्निंग पर शेयर. मतलब बेसिकली ईपीएस इसे कहते हैं हम लोग. हमारे जो इनकम स्टेटमेंट है ना, ये इनकम स्टेटमेंट सिर्फ इनकम स्टेटमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारा और भी चीजें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा. ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर जिसे कहते हैं हम लोग. उससे बेसिस पे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूलाज, बहुत सारा रेशियोज फाइंड आउट करेंगे. मार्केट प्राइस पर शेयर और आपका अर्निंग प्राइस पर शेयर कितना है, उसके हिसाब से कितना एक्चुअल में अभी प्राइस है, कितना बाद में होगा, कि इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कि रोकेंगे कि बाद में करेंगे. तो ये सब चीज़ बहुत हद तक हेल्प करता है सर. इसी के मैनेज करना, मतलब आप देख सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ है. फाइनेंशियल मैनेज का मतलब यही हुआ है सर कि आपको पता करना है कि क्या पर इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, किधर करना है, कैसे फंड करना है, ईपीएस कितना हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी कितना रेट चल रहा है और पहले कितना रेट चलेगा, ये नहीं चलेगा. तो ये चीज़ बहुत हद तक हेल्प करता है. दूसरों को, इसको इन्वेस्टर्स को भी हेल्प करता है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और आपको भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है ऐसा. और ये जो पता करने के लिए ये जो होता है ना, ये बहुत हद तक मार्केट, जो शेयर मार्केट होता है ना, वो शेयर मार्केट में बहुत यूजफुल होता है सर. क्योंकि आपको पता चलता है कि अभी का करंट शेयर क्या है, अर्निंग प्राइस शेयर, और मार्केट में कितना करंट है. बेसिकली हो सकता है मार्केट में मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर निकाले प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जैसे कहते हैं कि हम लोग जो भी खरीदते हैं मार्केट से शेयर्स, वो हम लोग ओनर बन जाते हैं उसका. इक्विटी शेयर्स में ही हम लोग डील करते हैं उसको. तो वी आर द ओनर्स ओनली. जब भी हम लोग मार्केट में निवेश करते हैं ना, तो वी इन्वेस्ट इक्विटी शेयर्स ओनली. सो जब भी हम लोग थोड़ा भी शेयर्स खरीदते हैं तो वी बिकम द एक्चुअली द ओनर ऑफ द कंपनी. तो उसमें जो भी निकलेगा इनकम आएगा वो हमारा अर्निंग प्राइस शेयर ही होगा.
अर्निंग पर शेयर ही हुआ कि उस शेयर से कितना आपको अर्निंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जो मार्केट प्राइस पर शेयर है और जो पॉइंट प्राइस पर शेयर हो गया. These are all things which also help us a lot to understand the market conditions, to understand कि मार्केट में क्या इस कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है कि नहीं है. This will actually help us to find out the earning price per share. इस शेयर से कितना अर्निंग मिल रहा है हमको, और ऑब्वियसली अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर वी आर एक्चुअली ग्रेटफुल. अगर ये कम हो जाएगा तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, नॉट गुड फॉर द कंपनी इटसेल्फ ओनली, एंड नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो. आगे मैं हम लोग पढ़ूंगा ना तो फिर मैं आपको बहुत भी चीज़ बताऊंगा कि एक्चुअली इसके बारे में क्या क्या यूजफुल यूजेस होता है. अभी मैं आपको बता रहा है कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, कैसे शेयर से वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है, कंट्रीब्यूशन निकलता है, फिक्स कॉस्ट आता है, यहाँ अर्निंग निकलता है, इनकम इनकम भी कहते हैं हम लोग अगर आप मान सको तो. इंटरेस्ट आता है, फंडिंग बिफोर टैक्स आता है, टैक्स इसके बाद आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, फिर प्रॉफिट बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये हो गया आपका पूरा टोटल. इसी वजह जो आपको निकलेगा ना, ये एक्चुअल में प्रॉफिट बाय इक्विटी बेसिकली पाफेक्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो तो पाफेक्स में आ जाएगा वो. और इसी भी आपको अर्निंग प्राइस पर शेयर निकल जाएगा. और अर्निंग प्राइस पर शेयर का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस पर शेयर से आपसे कितना इनकम हो रहा है. अगर ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि नहीं भैया कंपनी का तो फ्यूचर अच्छा है, कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा, अर्निंग अच्छा खासा मिलेगा. तो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर एक्चुअली फाइंडिंग इट आउट. और आगे मैं हम लोग करूँगा तो हम लोग और भी चीज़ समझाऊँगा. तो ये एक्चुअली में पार्ट 1 है, काफ़ी वीडियो लंबा हो जा रहा है शायद. हम लोग ने वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा, हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट पढ़ा, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, हम लोग इसके बारे में पढ़ा, हम लोग इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, अर्निंग प्राइस शेयर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा. हम लोगों ने अब एक सम भी बनाऊंगा, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि कैसे करके हम लोग वी कैन एक्चुअली फाइंड इट आउट कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं. और भी बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कि हम लोग उस इनकम स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं. या दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स. अभी हम लोग जो आगे पढ़ेंगे ना वो एक्चुअल में बहुत हद तक हेल्प करेगा हम लोगों को कि या इसका ना बहुत सारा यूजेस है सर, बहुत यूजेस है इसका. आगे इन द कमिंग वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा. कभी वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत यूजेस है इसका भी. बहुत सारा शेयर्स रेशियोज जो कि बहुत हद तक मार्केट में, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट में ये बहुत हद तक हेल्प करता है. शेयर मार्केट में बहुत हद तक हेल्प करता है सर. इसका सम्स एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सम्स भी बनेगा. एक सेकेंड पार्ट में मैं बता दूंगा सर. ये पहला पार्ट है, ये बस बताया मैंने कि एक्चुअली में क्या है इनकम स्टेटमेंट, कैसे होता है, वेरिएबल कॉस्ट अभी भी मैंने इससे पहले बताया था. तो अपने जो इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आपको इसका एक सम बता दूंगा और अर्निंग प्राइस शेयर का बारे में और एक्सप्लेनेशन दूंगा. शेयर मार्केट में इसका क्या क्या यूजेस है उसके बारे में बता दूंगा आपको. और भी बहुत सारा टॉपिक है सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर. आई हैव रिटन इट समवेयर, मतलब अच्छे से मैं लिख रखा हूँ मैं आपके लिए, तो बहुत हद तक ये आपको हेल्प भी करेगा. उसके बाद तो ज़बरदस्त चीज़ आने वाला है सर. प्लीज़ तो वीडियो जरूर देखते रहना, बिल्कुल भी छोड़ना मत. मज़ेदार चीज़ आने वाला है सर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर बहुत. तो प्लीज़ ज़रूर स्किप मत करना बिल्कुल भी, और दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर दो इस वीडियो को. आई होप आई कुड एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अब कुछ भी गड़बड़ हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ईमेल में कर देना. कोई भी जो भी आपको मन लगे, आपको लाइक करना है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर देना. कमेंट में हमको जो कुछ बोलना है बोल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं अच्छे से बना सकता हूँ वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसे मुझे रियायत देते हो. और बहुत हद तक ये
मतलब सपोर्ट मिलता है मुझे। तो फिर प्लीज़ लेट्स शेयर दिस वीडियो और लाइक कर देना ज़रूर, और अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब कर जरूर कर रखना, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो आपको ये वीडियोस नहीं मिल पाएगा, और वीडियोस नहीं मिल पाएगा तो आप पीछे छूट जाओगे सर, बिल्कुल भी। तो फिर इसको ध्यान से देखना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, और चाहे लंबा हो जाए वीडियो तो प्लीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो वीडियो आएगा वो उसके ऊपर जो आएगा वो उसमें सब बता दूंगा, अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और भी क्योंकि ये था बेसिक चीज़ था। शेयर मार्केट का बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है सर, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस शेयर मार्केट में सर इसमें। तो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।